हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 5 सेट में सॉल्व करा चुकी हूँ। आज हम लोग उसी से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पिछली सीरीज़ जिसने भी नहीं देखी है वो ज़रूर उसको फॉलो कर लें। इसके साथ साथ मैंने साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यूपी जीके और इन्वायरमेंट के भी सेट सॉल्व कराए, तो आप सारे सेट को फॉलो करते रहें। आप चैनल पर विजिट करेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे डेली डे वाइज सीरीज़ चल रही है। उस डे वाइज सीरीज़ में जीएस का पोर्शन, यूपीपीसीएस 2024, एपीएस और साथ में यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आपको दोपहर के 1 बजे और रात को 9 बजे दोनों ये क्लासेस फॉलो करनी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? देखिए यहाँ पर बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है, क्यों होता है वो मैं बता रही हूँ। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। देखिए याद ये रखना है, अगर आपको सिर्फ ये दिया जाता कि कौन सा अनुच्छेद या फिर किसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है, तो अब फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आपको बताना होगा संविधान की प्रस्तावना। लेकिन यहाँ पर टर्म क्या दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, तो ये कहते हैं अनुच्छेद 32 को। अब इसे क्यों कहते हैं? देखिए मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जो भी नागरिक हैं सभी को मूल अधिकार दिए गए हैं। कुछ जो भारत के नागरिक हैं और उनको दिए गए, उनको तो सारे ही दिए गए हैं, लेकिन कुछ क्या हुआ मौलिक अधिकार जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी दिए गए हैं। तो जो ये मौलिक अधिकार हैं, अब इनको क्या कर सकते हैं, लागू कैसे किया जाएगा, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ठीक है। तो अगर अनुच्छेद 32 नहीं होगा तो बाकी के मूल अधिकार का कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत आप अगर देखेंगे धन होता है तो सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अर्थात ये जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे हृदय और आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 में। अब आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, तो ये भी याद कर लीजिए। विधि के समक्ष समता का या समानता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 14 में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 25 भी आपको दे दिया गया। अब इसमें क्या है, यह धर्म से रिलेटेड है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 जिन्होंने भी नहीं याद किया वो देख लीजिए, जो अल्पसंख्यक वर्ग है इनके हितों के संरक्षण के लिए यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 29 के तहत। तो आपको मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं। यहाँ से आते हैं प्रश्न और ये मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, मौलिक अधिकार आपके पूरे हो चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो क्लास ज़रूर देख लें। देखिए यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो टॉपिक डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, फिर यहाँ क्वेश्चंस में और टाइम लग जाता है। बच्चे कह रहे हैं आप उनको एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपने डे वाइज सीरीज़ नहीं देखी तो ही आप यहाँ पे बोल रहे हो ऐसा। आपको दोनों ही क्लास करनी है, ठीक है, डे वाइज भी और उसके साथ साथ एक क्वेश्चंस की भी। फिर है सूचना का अधिकार है, एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, दोनों है या फिर ना तो ए है और ना तो बी है। तो सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? ए है काम का अधिकार, बी है शिक्षा का अधिकार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार और डी है समता का अधिकार। अब देखिए इसमें समझना ये है कि द्वितीय पीढ़ी तो मतलब प्रथम पीढ़ी भी होगी। तो देखिए एक विकास है, मौलिक अधिकार में एक तरह से विकास है, 3 पीढ़ियों में देखा जाता है। तो जो पहली पीढ़ी के विकास हैं इसमें देखिए नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नकारात्मक अधिकारों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, जैसे कि कोई भी है स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता है, ठीक है, मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति है, धर्म की स्वतंत्रता है, आंदोलन की स्वतंत्रता है। मतलब ये राज्य के विरुद्ध है, राज्य ऐसा नहीं करेगा आपके साथ, मतलब कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगा। तो एक तरह से ये नकारात्मक अधिकारों की अभिव्यक्ति होगी पहली पीढ़ी में, कोई प्रतिबंध नहीं रहता इसमें। फिर दूसरी पीढ़ी में आप देखेंगे तो यहाँ पर अब क्या होगा, दूसरी पीढ़ी में और आप देखेंगे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात की जाती है। अब यहाँ पर ये कैसे अधिकार हैं, ये सकारात्मक अधिकार हैं। अर्थात इसमें जो विषय समानता है ये इसी में दिया गया है कि समानता होगी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया जाएगा, शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा,
ठीक है। इस तरीके के जो अधिकार है, काम करने का अधिकार है, वो इसमें आएगा। समानता का या समता का अधिकार जैसे बोल रहे हैं, वो इसी में आएगा। ठीक है, समता अलग है, समानता अलग है। समता को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समता का अधिकार है, ये किस में होगा? इसी में, द्वितीय पीढ़ी का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने नहीं पढ़ा तो तृतीय पीढ़ी भी जान लीजिए। अब जो ये तीसरी पीढ़ी के अधिकार होंगे, इसमें एकजुटता का अधिकार होगा, बंधुत्व का अधिकार आप देखेंगे, और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार हो गया, शांति का अधिकार हो गया। ये सब किस में शामिल होंगे? तृतीय पीढ़ी में। तो आपको याद रखना है, अगर द्वितीय पीढ़ी की बात की जाए तो ये इसमें समता का अधिकार आ जाएगा। तो काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार अगर याद करिए तो ये हो जाएगा आपका, स्वतंत्रता वाला है, ये हो जाएगा तृतीय पीढ़ी में, समता का अधिकार द्वितीय पीढ़ी में। याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, बी कानून सचिव हैं, सी महान्यायवादी है, डी महाधिवक्ता है। देखिए यहाँ पे कुछ समझाने जैसा है नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को समझा जाता है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको सौंपता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर गृह मंत्री को? तो याद कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रश्न में एक कथन दिया गया है, दूसरा उसका कारण दिया गया है, और दोनों को पढ़ के बताना है कौन सा कथन सही है या कारण उसका सही है, सही से उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं, ऐसे कूट देखने होते हैं। तो सबसे पहले कथन दिया गया, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। अब इसका कारण दिया गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन सही दिया गया है कि यदि कोई उपराष्ट्रपति निर्वाचित होना है तो वो पात्रता कैसे निर्णय की जाएगी? वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए भी अर्हता रखता हो, तभी तो वो राज्यसभा का पदेन सभापति बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पर कथन सही दिया गया, कारण भी सही दिया गया, और कारण सही उल्लेख भी कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है कथन को। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही हो जाने हैं। देखिए कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अर्हता रखता है राज्यसभा के सदस्य होने की, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता, उसका पदेन सभापति होता है। ठीक है, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता भी नहीं मिलता है। अगर इसे अपना त्यागपत्र देना हो, ठीक है, तो त्यागपत्र किसे देगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर इसके लिए देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो दोनों हो जाएंगे, ए और आर सत्य है, और आर जो है ए का मान्य स्पष्टीकरण है। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1861 में, ऑप्शन बी है 1851 में, ऑप्शन सी है 1871 में, और ऑप्शन डी है 1881 में। तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई थी। जिन्हें भी नहीं तैयार है, डे वाइज सीरीज़ में लास्ट क्लास हुई है, डे 4 और डे 5 वाली सीरीज़ देखिए, उसमें मैंने कंप्लीट कराई है। सारे आधुनिक भारत की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वायसराय हैं, गवर्नर जनरल, ये सब कंप्लीट हो चुका, और उन्हीं में ये सब चीज़ें मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी डेट है ऐसे ही कंप्लीट होगी अगर आप डे वाइज सीरीज़ कर रहे हैं। और देखिए आसानी से आप इन प्रश्नों को उससे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब 3 सही होंगे, एक इसमें गलत है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बी ऑप्शन है, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तीसरा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। और डी है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ये गलत दिया गया है। देखिए, जो राज्यपाल है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य होता है, सिर्फ मुख्यमंत्री यहाँ पर गलत दे दिया गया है। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, है ना। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी सही दिया गया है। नियुक्ति करते हैं, अब उसकी सलाह पे मंत्रिपरिषद का भी गठन करते हैं।
अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है, ये मुख्यमंत्री सहित अपने मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकते हैं। राज्यपाल उच्च नियुक्तियां भी करता है, जैसे महाधिवक्ता हो गए, अध्यक्ष हो गए, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, उसके सदस्य हो गए, ठीक है। तो उन सब की क्या होता है, उनका भी जो किया जाता है नियुक्ति, उनकी नियुक्ति जो की जाती है वो भी राज्यपाल ही करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। अब जो राज्यपाल है इनका मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री ही होता है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ए है तमिलनाडु और कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, सी है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा गुजरात, और डी है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पौंडीचेरी। इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक। इनके बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाकी इनकरेक्ट है। तो आज हमने पॉलिटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ये हिंदी वर्जन है जो आपका कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पर आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिलते रहेंगे। और लोगों को भी शेयर करते रहें, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।